हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टॉपिक है हमारा आज का ग्रीन रेवोल्यूशन। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है। एट इंडिपेंडेंस अबाउट 75% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। भाई यहाँ बात हो रही है इंडिपेंडेंस की। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो लगभग हमारे देश में 75% लोग ऐसे थे जो कि एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे, यानी खेती बाड़ी करके जो है जैसे तैसे करके अपना जीवन यापन करते थे। प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर वॉज वेरी लो। उस वक्त क्या था, अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, इतनी ज़्यादा मात्रा में हम फसल नहीं उगा पाते थे बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ द ओल्ड टेक्नोलॉजी एंड द एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स। क्यों? उसका रीज़न क्या था कि जो प्रोडक्टिविटी थी वो इतनी कम थी क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा पुरानी थी, हमारे पास बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स ना, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स ऐसे ही थे जिनके पास ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो ज़्यादा मात्रा में फसल नहीं उगा पाते थे। इंडियाज़ एग्रीकल्चर वाइटलिटी डिपेंड्स ऑन मानसून। अब यहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई है कि भाई इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो मानसून पर डिपेंड होता था, यानी बारिश आएगी तब फसल अच्छी होगी। ठीक है, इस चीज़ पर डिपेंड है। एंड इफ़ द मानसून फेल शॉर्ट द फार्मर्स वर इन ट्रबल अनलेस दे हैड एक्सेस टू इरिगेशन फैसिलिटीज़ विच वेरी फ्यू हैड। अब यहाँ था क्या था कि अगर मानसून कम हो, यानी कि यहाँ पे बारिश की बात हो रही है, अगर बारिश जो है नहीं आती थी तो फार्मर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी क्योंकि उनके पास इतनी अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतनी ज़्यादा अच्छी पानी की व्यवस्था नहीं थी कि वो अपने खेतों में पानी दे पाएँ। बहुत कम लोग ऐसे थे, फ्यू यानी बहुत कम लोग ऐसे थे जिनके पास ये इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी। द स्टेग्नेशन इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द colonial रूल वॉज परमानेंटली ब्रोकन बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन। और ये जो एग्रीकल्चर में स्टेगनेशन था, ये जो इतनी रुकावट आ रखी थी, जो ग्रोथ बिल्कुल ज़ीरो हो रखी थी एग्रीकल्चर में, किस टाइम की बात हो रही है? कॉलोनियल रूल, यानी जब ब्रिटिशर्स थे तब। तो उस वक्त क्या था, इस चीज़ को कैसे ब्रेक किया गया? ग्रीन रेवोल्यूशन ला के, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन आई तब जाके हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ग्रो करने लगा। This refers to the large increase in the production of food grains resulting from the use of high yielding variety seeds। अब यहाँ पे क्या था कि धीरे धीरे जो है हमारा प्रोडक्शन बढ़ने लगा फूड ग्रेन्स का। फूड ग्रेन यहाँ पे कौन से बात, अनाज की बात हो रही है? वीट और राइस की, गेहूँ, ठीक है, और चावल, इसका काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ने लगा। उसका रीज़न क्या था कि हम हाई यील्डिंग वेराइटी HYV सीड्स यूज़ कर रहे थे, अच्छी क्वालिटी के सीड्स यूज़ कर रहे थे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सीड्स है। द यूज़ ऑफ दीज सीड्स रिक्वायर्ड द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन द करेक्ट क्वांटिटीज एज वेल एज रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर। अब भाई इन सीड्स का हम यूज़ तो कर रहे थे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी इनमें कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत थी? अच्छे फर्टिलाइजर्स, खाद की ज़रूरत थी इन सीड्स के साथ, और अच्छे पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक, इसकी भी ज़रूरत थी, और साथ में कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर। भाई पानी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए ही चाहिए होता था। चलो आगे देखते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ दीज इनपुट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन इज़ वाइटल। भाई ये जितने भी इनपुट्स हैं जिसकी अभी हमने बात करी है, जैसे फर्टिलाइजर्स वगैरह, पेस्टिसाइड, भाई इनको करेक्ट प्रोपोर्शन में यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ना कम यूज़ कर सकते थे ना ज़्यादा यूज़ कर सकते थे, तो दोनों में ही नुकसान होता। द फार्मर्स हु कुड बेनिफिट फ्रॉम HYV सीड्स रिक्वायर्ड रिलायबल इरीगेशन फैसिलिटीज़ एज वेल एज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू परचेज द फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। अब भाई जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, उनको बेनिफिट कब मिलेगा HYV सीड्स का? जब उनके पास प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ होगी और उनके पास पैसे होंगे ताकि वो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड खरीद पाएँ, तब जाके वो बेनिफिट उठा पाएंगे, वरना बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। एज अ रिजल्ट, इन द फर्स्ट फेज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन द यूज़ ऑफ HYV सीड्स वॉज restricted to the more affluent states such as पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। सो क्या हुआ, जब फर्स्ट फेज़ हुआ अपने ग्रीन रेवोल्यूशन का, टाइम क्या था उसका? 1960 से 1970s की बात हो रही है यहाँ पे। HYV सीड्स यूज़ हुए, लेकिन कुछ ही स्टेट्स में यूज़ हो रहे थे, जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। यहाँ पे ही इनका जो है बेहतर और अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। Further, the use of HYV seeds primarily benefited the wheat growing regions only.
साथ में एक और बात थी कि यहाँ जो HYV सीड्स यूज़ हो रहे थे, मेन बेनिफिट उनका कहाँ जा रहा था, ऐसे रीजन्स में, ऐसे एरियाज़ में जा रहा था जहाँ पे वीट उगाया जाता है, ठीक है, वहाँ पे इनका ज़्यादा यूज़ हो रहा था। अभी बात करते हैं हम सेकेंड फेज़ की। तो सेकेंड फेज़ में कब था ग्रीन रेवोल्यूशन का, 1970s से 1980s में। इसमें क्या हुआ सेकेंड फेज़ में, the HYV technology spread to a large number of states and benefited more variety of crops. अब HYV जो टेक्नोलॉजी है इसको और फैलाया गया और ज़्यादा स्टेट्स तक ये चीज़ फैलती गई, बढ़ती गई। वैरायटी ऑफ क्रॉप्स यानी अब अलग अलग टाइप के क्रॉप्स के लिए HYV सीड्स यूज़ की जाने लगी। पहले सिर्फ हमने क्या पढ़ा फर्स्ट फेज़ में, वीट के लिए ज़्यादा यूज़ हो रही थी, गेहूं के लिए, लेकिन अब अलग अलग टाइप के क्रॉप्स के लिए यूज़ हो रही थी। द स्प्रेड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इंडिया टू अचीव सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स। अब जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन इतना ज़्यादा फैल रहा था, इसकी वजह से इंडिया के साथ क्या हो रहा था, इंडिया हमारा सेल्फ सफिशिएंट हो गया था फूड ग्रेन्स, यानी अनाज को लेके अब हमारे को प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, हम इतना उगा पा रहे थे कि हम अपना कंजप्शन पूरा कर पाएँ। India no longer had to be at the mercy of America or other nation for meeting its food requirements. अब इंडिया को ज़रूरत नहीं पड़ रही थी भाई कि उसे किसी और अमेरिका या किसी और नेशन यानी देश की दया पे जो है टिकना पड़े। अब वो अपनी खुद की जो फूड की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, अनाज की जो ज़रूरतें हैं, वो खुद को पूरा कर पा रहा था ग्रीन रेवोल्यूशन की हेल्प से। ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल आउटपुट इज़ इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ नॉट एनफ। यहाँ लिखा है ठीक है, एग्रीकल्चरल आउटपुट की ग्रोथ हो रही थी, यानी काफ़ी अनाज हम उगा पा रहे थे, लेकिन एनफ यानी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं उगा पा रहे थे। इफ़ अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ दिस इंक्रीज इज कंज्यूम्ड बाय द फार्मर्स देमसेल्व्स इंस्टेड ऑफ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, द हायर आउटपुट विल नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस टू द इकोनॉमी एज अ होल। यहाँ पे क्या लिखा है, जो हमारे किसान थे, मतलब अगर ऐसा हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी खुद ही देमसेल्फ यानी खुद ही कंज्यूम कर लें, मतलब जितना उगाएंगे किसान उतना खुद ही यूज़ कर रहे हैं और मार्केट में नहीं बेच रहे हैं, तो फिर इस आउटपुट का, इस प्रोडक्शन का क्या मतलब, ये कोई हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे देश के लिए कोई फ़ायदे वाली चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे थे, जितना उगा रहे थे उतना कंज्यूम कर रहे थे, उसको बाहर बेच नहीं रहे थे, उसको बेच के पैसा नहीं कमा रहे थे। If on the other hand a substantial amount of agricultural produce is sold in the market by the farmers, the higher output can make a difference to the economy. लेकिन हाँ, दूसरी तरफ एक बात लिखी हुई है कि अगर हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, जो भी हम फूड ग्रेन्स उगा रहे थे, उसको हम मार्केट में बेचें, ठीक है, तो ये जो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हम कर रहे थे, इससे ही हमारी इकॉनमी में फ़र्क आएगा। यानी ये बात क्या कह रहे हैं कि इकॉनमी कब ग्रो करेगी, जब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो अनाज हम उगा रहे हैं, वो इतना उगाएंगे कि कंजप्शन भी हो जाए और मार्केट में एक्स्ट्रा बेच भी पाएँ और पैसे भी कमा पाएँ। The portion of agricultural produce which is sold in the market by the farmers is called marketed surplus. अब भाई जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्स्ट्रा हो जाता था और उसे मार्केट में बेच दिया जाता था, उसे बोला जाता था मार्केटेड सरप्लस। आगे देखो क्या लिखा है, A good proportion of the rice and wheat produced during the Green Revolution period was sold by the farmers in the market. यहाँ पे लिखा है कि भाई जो राइस और वीट है उसका काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन किया गया जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई, और उसको फार्मर्स ने बेचा भी मार्केट में, ठीक है, एक्स्ट्रा। और ये जो एक्स्ट्रा उगा के एक्स्ट्रा बेचा जाता है, इसी को मार्केटेड सरप्लस कहा जाता है। As a result, the price of the food grains declined relative to other items of consumption. जिसकी वजह से क्या हुआ, जो फूड ग्रेन्स का प्राइस था, यानी जो अनाज था, उसका प्राइस डिक्लाइन यानी गिरने लगा। बाकी और आइटम्स के मुकाबले अनाज का प्राइस काफ़ी गिरने लगा, क्योंकि इसकी सप्लाई बढ़ रही थी, इसकी प्रोडक्शन बढ़ रही थी, इसलिए रेट गिर रहा था। आपने पढ़ा होगा ना ये इकोनॉमिक्स में, जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, कि जितनी ज़्यादा सप्लाई बढ़ती है, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ती है, प्राइस उतने ही ज़्यादा गिरने लगते हैं, ठीक है। द लो इनकम ग्रुप्स हु स्पेंड a large percentage of their income on food benefited from this decline in relative prices. भाई इसमें क्या लिखा है, जो कम कमाने वाले लोग थे वो अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा फूड पे ही खर्च कर रहे थे, तो उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा था, क्योंकि प्राइस काफ़ी गिर रहे थे, तो उनको फ़ायदा मिल रहा था, गरीब जो लोग हैं।
The Green Revolution enabled the government to procure sufficient amount of food grains to build a stock which could be used in the times of food shortage. और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से गवर्नमेंट को भी काफ़ी हेल्प मिली। गवर्नमेंट जो है काफ़ी फूड ग्रेन्स का स्टॉक बना पा रही थी, स्टोर करके रख रही थी, ताकि जब शॉर्टेज आए फूड की, भाई अनाज की कभी कमी आ जाए एकदम से, तो तुरंत वो अपने स्टॉक में से सारा माल जो है बाहर निकाल देगी और लोगों को बेच देगी। While the nation had immensely benefited from the Green Revolution, the technology involved was not free from the risk. इसमें लिखा जो हमारा नेशन है यानी जो इंडिया है उसको बहुत बेनिफिट मिला ग्रीन रेवोल्यूशन से, लेकिन हाँ जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी थी HYV, इसमें रिस्क बहुत थे। ऐसा नहीं है कि रिस्क फ्री थी, बहुत ज़्यादा रिस्क थे। वन सच रिस्क वॉज द पॉसिबिलिटी दैट इट would increase the disparities between small and big farmers. अब एक रिस्क क्या था? ये था कि इसकी वजह से जो छोटे और बड़े फार्मर्स हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आते जा रहे थे, सिंस ओनली द बिग फार्मर्स कुड अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट्स। क्यों? रीज़न क्या है कि ऐसा हो रहा था? क्योंकि जो बड़े बड़े फार्मर्स थे वो सब कुछ अफोर्ड कर पा रहे थे इनपुट्स यहाँ पे क्या है, जो फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ है। बड़े बड़े फार्मर्स के पास तो पैसा था, वो तो ये सारी फैसिलिटीज़ अफोर्ड कर पा रहे थे, thereby reaping most of the benefits of the green revolution. So इन बड़े बड़े लोगों को ही मेन बेनिफिट मिल रहा था ग्रीन रेवोल्यूशन का। Moreover, the HYV crops were also more prone to attack by pest, and the small farmers who adopted this technology could lose everything in the pest attack. साथ में ये लिखा है जो आपके HYV क्रॉप्स हैं यानी जो HYV सीड्स के थ्रू जो फसलें उगाई जाती हैं उस पर पेस्ट यानी कीड़े बहुत जल्दी अटैक करते हैं, तो फार्मर्स को क्या करना पड़ता है, उसके लिए पेस्टिसाइड्स वगैरह छिड़कना पड़ता है, दवाई वगैरह छिड़कनी पड़ती है। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो सब कुछ जो है वो खो सकते हैं, कीड़े सारी फसल खा जाएंगे उनकी। तो ये दो रिस्क थे यहाँ पे, ठीक है। फॉर्चुनेटली दीज फियर्स डिड नॉट कम ट्रू बिकॉज ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। लेकिन अच्छी बात ये है, ये जो डर थे, फियर मतलब डर थे, ये बिल्कुल भी जो है नहीं सच हुए, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनके लिए काफ़ी स्टेप्स उठाए। गवर्नमेंट ने बेसिकली स्मॉल फार्मर्स की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन्स एट अ लो इंटरेस्ट रेट टू स्मॉल फार्मर्स। गवर्नमेंट ने किया क्या? गवर्नमेंट ने लोन प्रोवाइड करा स्मॉल फार्मर्स को, छोटे फार्मर्स को बहुत कम ब्याज पे, एंड सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स सो दैट द स्मॉल फार्मर्स कुड ऑल्सो हैव एक्सेस टू द नीडेड इनपुट्स। और साथ में जो फर्टिलाइजर्स होती है, खाद वगैरह होती है, उस पर सब्सिडी देनी शुरू कर दी, यानी सस्ते में देने शुरू कर दिए, ताकि जो है फार्मर्स को हर एक इनपुट का बेनिफिट मिले, सारे इनपुट्स अफोर्ड कर पाए गरीब फार्मर्स। सिंस द स्मॉल फार्मर्स कुड ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इनपुट्स, the output on small farms equaled the output on large farms in the course of time. So जो स्मॉल फार्मर्स थे भाई वो बेनिफिट उठा पा रहे थे इन इनपुट्स का, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट इनकी हेल्प कर रही थी। तो जो स्मॉल फार्म्स यानी छोटे खेतों पे जो फसल उग रही थी और जो बड़े खेतों में जो फसल उग रही थी वो लगभग बराबर ही हो रही थी, कोई ज़्यादा फर्क उनमें नहीं हो रहा था। एज अ रिजल्ट द ग्रीन रेवोल्यूशन बेनिफिटेड द स्मॉल एज वेल एज रिच फार्मर्स। इसी की वजह से गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस था, गवर्नमेंट जो हेल्प कर रही थी, उसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट सबको मिला, चाहे स्मॉल फार्मर्स हो, चाहे छोटे फार्मर्स हो, चाहे रिच फार्मर्स, बड़े फार्मर्स हो। The risk of the small farmers being ruined when pests attacked their crops was considerably reduced by the services rendered by the research institute established by the government. यहाँ पे क्या बात करिए कि स्मॉल फार्मर्स को भाई एक और रिस्क था कि कहीं पेस्ट जो है, कीड़े वगैरह जो है हमारी फसलों पे अटैक ना कर दें, तो इसमें भी गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्प करी। गवर्नमेंट ने कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए जो कि हेल्प कर रहे थे, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे फार्मर्स को इनसे बचने के लिए। You should note that the Green Revolution would have favored the rich farmers only if the state did not play an extensive role. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी वो सिर्फ और सिर्फ रिच फार्मर्स का ही फेवर करती, उनको ही बेनिफिट प्रोवाइड करती। कब? अगर जो है स्टेट बीच में कोई रोल प्ले नहीं करती, गवर्नमेंट अगर बीच में नहीं आती ना, तो मेन बेनिफिट सिर्फ रिच फार्मर्स को ही मिलता था।
ठीक है, इन एश्योरिंग दैट द स्मॉल फार्मर्स ऑल्सो गेन्स फ्रॉम द न्यू टेक्नोलॉजी। लेकिन जब स्टेट यहाँ शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब है गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट बीच में आई, उन्होंने स्मॉल फार्मर्स की हेल्प करी, जिसकी वजह से जो इसका गेन है, जो इसका बेनिफिट है, वो छोटे छोटे फार्मर्स को भी मिला। एक साथ वीडियो खत्म।